नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी पाठशाला में। मैं मानस मिश्रा आज आप सभी के बीच उपस्थित हूं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी पीजी हिंदी की, जो कि टारगेट है हम लोग का 2024 में। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेना, किसके लिए? प्रास्नातक के लिए। ठीक है, तो अभी तक निराला बैच के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है लाभान्वित हुए हैं और हो रहे हैं। तो जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो लोग सीयूईटी पाठशाला से ऐप के माध्यम से, और एक नंबर दिया गया है नीचे लिंक में, तो वहां उसके माध्यम से आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे सीयूईटी पीजी हिंदी का जो बदलाव हुए थे 2021 के बाद से, जिसमें सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो शामिल हुआ था, उसमें जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं आने वाले दिनों में, और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या है, क्या समय सीमा है, कितने प्रश्न रहेंगे। ये सारी जानकारियां आपको इस पूरे वीडियो में उपलब्ध है और कुछ आज प्रैक्टिस भी करेंगे पुराने प्रश्नों की। तो बने रहिए मेरे साथ सीयूईटी पाठशाला के साथ और आगे हम बातचीत करते हैं सीयूईटी पीजी हिंदी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं पेपर कोड क्या है। ठीक है, तो जो सीयूईटी पीजी हिंदी का पेपर कोड है, सीयूईटी पीजी हिंदी का पेपर कोड है, वो आप लोग याद रखिए। जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उसका पेपर कोड आपने भरा होगा PGQ P06। आप लोगों को याद रखना है आपका पेपर कोड क्या है, और जब भी आप पेपर देने जाएं तो यदि ऊपर देख लें कि आपका पेपर कोड क्या है, आपके एडमिट कार्ड में भी वही पेपर कोड लिख के आएगा आपके पास। यहाँ पर ये तो है हम लोग का 2021 का प्रश्न पत्र है ये। ठीक है, 2021 में जब बदलाव हुए थे तो वहां पर 120 प्रश्न पूछे गए थे, और जिसमें 25 प्रश्न सामान्य जनरल अवेयरनेस से थे। ठीक है, और बाकी जो प्रश्न थे बाकी सब हिंदी से प्रश्न थे, अधिकांशतः हिंदी से ही प्रश्न रखे गए थे पहली बार 2021 में जब बदलाव किए गए थे। अब क्या बदलाव हो गया है, उस समय हम लोग को 3 घंटे मिले थे और प्रत्येक प्रश्न मतलब टोटल मार्क्स जो थे 480 के थे, ना कि 400 के। ठीक है, चूंकि प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंकों का था। ठीक, अब जो बदलाव हुए हैं, बड़े बदलाव उनमें हुआ है कि 75 प्रश्न मात्र बचे हुए हैं। ठीक है, 75 प्रश्न आपको करने हैं कितने मिनट में? 105 मिनट में। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का है, मतलब के टोटल 300 नंबर। ठीक है, आपका 300 नंबर का पूरा पेपर होगा, 75 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। आपके पास 105 मिनट मतलब कि 1 घंटा और 45 मिनट आपके पास समय सीमा रहेगी। आपको इतने समय में सारी चीजें कवर करनी है, तो बहुत समय रहता है। आप लोग प्रश्न को पढ़िए, समझिए। ऐसा कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा जो कि आपके पाठ्यक्रम से बाहर बाहर हो, या फिर कोई भी इतना गरिष्ठ या बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जिससे आप ना समझ सके। ठीक है, क्योंकि आपके एक प्रास्नातक के लिए एक योग्यता निर्धारित की गई है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। बिना किसी देरी के लाग लपेट के हम लोग शुरू करते हैं कि जो सीयूईटी पीजी हिंदी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से हैं, और आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर अपने इस कमेंट बॉक्स में दीजिए, और फिर बाद में आकलन कीजिए कि आपके प्रश्न कितने प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हैं, आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है, क्या आपको आवश्यकता है पढ़ाई की, क्या आपको आगे आने वाले दिनों में आप कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, वो सब चीजें देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? विकल्प है आपके 4: अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 342। तो प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी रखी जाएगी? तो आपको बताना है। आपको मात्र वहां पे 5 मिनट भी समय नहीं लगेगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 2 3 4 5, और आपको आंसर यदि आपको पता होगा, आप बता आपको समझ में आ गया होगा, आपको पता होगा। तो इसका सही जो उत्तर है वो है अनुच्छेद 343। क्या है सही उत्तर? अनुच्छेद 343। आपको पता होगा कि जो अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक, अनुच्छेद 351 तक संघ की भाषा का प्रावधान है, जिसमें हमारे भारत में कौन सी भाषा, किस प्रकार की भाषाएं कहाँ कहाँ प्रचलित होंगी, इन सभी का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि देवनागरी होगी, और अक्षर कौन से होंगे? अक्षर जो कि अंतरराष्ट्रीय मानक के होंगे। अक्षर कौन से होंगे? अंतरराष्ट्रीय मानक के होंगे। अंतरराष्ट्रीय मानक क्या होता है? रोमन मानक 1 2 3, ये मानक होंगे अंतरराष्ट्रीय मानक। तो अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक।
अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं किन किन अनुच्छेदों में हिंदी के बारे में बातचीत की गई है। अनुच्छेद 343 हो गया। अनुच्छेद 348 कहता है कि न्यायालय, कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की भाषा हिंदी होगी। भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हो गया। इसके बाद आता है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार होगी वो उत्तरदायित्व होगी। अर्थात सरकार जो भी संवैधानिक या भारतीय संविधान में जो भी नियम होंगे उनके तहत राजभाषा के लिए अधिनियम बनाएगी। हिंदी के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उनकी संस्थाएं खोलेगी, अलग अलग जगहों पर हिंदी का पाठ्यक्रम तय करेगी। तो ये 343 हिंदी की राजभाषा होगी, ठीक है। 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा हिंदी होगी। और 351 कहता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में हमारा जो भारतीय संविधान है वो सहायक होगा। तो ये प्रमुख प्रमुख बातें थी। आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी को संवैधानिक तौर पर कब स्वीकार किया गया? हिंदी को संवैधानिक तौर पर कब स्वीकार किया गया? तो यह है कि 14 अगस्त 1949, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। हम सभी को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था और संविधान हमारा आया था 26 जनवरी 1950 को। तो दो विकल्प तो आप लोगों को ज्यादा नजर जा रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी जान लीजिए कि हम लोग कब मनाते हैं हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को। तो सही विकल्प क्या होगा? 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्या? हिंदी दिवस, ठीक है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। यही जो है इसी दिन 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक तौर पर हिंदी घोषित की गई थी। उस समय जो हमारी भाषाएं थी वो कितनी थी? वो 18 थी। कितनी थी? 15 3 18 तो अभी तो 22 भाषा है ना। तो 22 माइनस 4 3 7 एक 8, ठीक है। तो 22 माइनस 8 करो तो 14 15 भाषाएं थी, ठीक है। 15 भाषाएं थी, फिर प्लस एक सिंधी जुड़ जाती है, ठीक है। सिंधी के बाद फिर इसके बाद कौन से जोड़ते हैं? मैथिली, मगही, बोडो, डोंगरी। और इस प्रकार से हम लोग अब 22 भाषाएं, कितनी है? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और इसको मैंने पढ़ाया है वीडियो में अलग से कि बोलियों का विकास, ठीक है, और कौन कौन सी बोली संविधान में कब जुड़ी है। इसके 3 मुख्यतः संविधान संशोधन हुए हैं। वो कौन कौन से हुए हैं? एक हुआ है 21वें संविधान संशोधन, ठीक है। एक हुआ है 72वां संविधान संशोधन, ठीक है। एक हुआ है 1992 में और एक 2003 में। तो इस प्रकार से जो संविधान संशोधन हुए हैं उसका भी एक प्रश्न अभी इसी में रखा गया है। तो शिव शंभू के चिट्ठे, अगला प्रश्न है कि शिव शंभू के चिट्ठे की रचना कब हुई, मतलब किसने की है? तो बाल मुकुंद गुप्त। ये क्या है? ये एक निबंध विधा है। पूछ दे कौन सी विधा है? तो एक निबंध विधा है। बाल मुकुंद गुप्त ही शिव शंभू के नाम से लिखा करते थे। इसमें लॉर्ड कर्जन, किसका है जिक्र? लॉर्ड कर्जन का जिक्र है। लॉर्ड कर्जन, ठीक है। यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस, एक और प्रश्न बन सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, ठीक है। यदि पूछते आपसे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, ठीक है। आगे हम बातचीत कर लेते हैं। आगे है कि सरहपा का संबंध किस काव्यधारा से है? सरहपा का संबंध किस काव्यधारा से है? तो कृष्ण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, जैन काव्यधारा या सिद्ध काव्यधारा। तो आप लोगों को बताना है सरहपा का संबंध किस काव्यधारा से है। तो यहाँ पर जो सिद्ध है, सिद्ध ही सरहपा है। सरहपा के कौन है? सिद्ध है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 सिद्ध माने गए हैं। कितने? 84 सिद्ध माने गए हैं, ठीक है। सिद्धों की संख्या क्या है? कितनी है? 84 सिद्ध है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिद्ध कौन थे। सिद्ध बौद्ध धर्म से ही निकले। बौद्ध धर्म से ही निकली कौन सी? वज्रयान शाखा से थे। कौन सी शाखा से? वज्रयान शाखा से, ओके। इनका समय कब है? 7वीं से 8वीं सदी, 7वीं 8वीं सदी में सिद्धों का समय माना जाता है, ठीक है। आप लोगों को 3 प्रश्न इससे बन गए हैं। तुलसीदास ने किस भाषा में काव्य की रचना की? अगला प्रश्न है तुलसीदास ने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो आपको बताना है अवधी, बुंदेली, मैथिली और भोजपुरी।
देखिए तुलसीदास के संबंध में है, और तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचरितमानस, ठीक है, आपको बताना है कि रामचरितमानस किस भाषा में है। तो आपको पता ही है रामचरितमानस अवधी भाषा में, ठीक है, आपको क्या बताना है, रामचरितमानस अवधी भाषा में। तो अवधी भाषा और एक और है ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा में भी तुलसीदास ने रचनाएं की है। अब देखिए हम लोग कई बार पूछता है कि ऐसी कौन कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा में है। प्रश्न पूछता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किस भाषा में, तो ये भाई ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में, ठीक है। इसके बाद जितने भी वली है, कविता वली, दोहा वली, गीता वली, जितनी भी है वो किस में है, जितनी भी वली है वो किस में है, वो भी ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिए विनय पत्रिका, और इसके बाद जितनी वली है वो सभी सभी ब्रज भाषा में, बाकी अवधी भाषा में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम, तुलसी के संबंध में बातचीत हो चुकी है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आप लोगों को ऑप्शन है, विकल्प है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, निराला, सुमित्र नंदन पंत। आपके पास विकल्प है 4, और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती एक ऐसी पत्रिका हुई है जो हिंदी नवजागरण में, हिंदी के उत्थान में, खड़ी बोली हिंदी के उत्थान में बहुत सहायता दी है सरस्वती पत्रिका ने, और इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग जाना जाता है, किनके नाम पे, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। देखिए सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे, पहले जो संपादक थे सरस्वती पत्रिका के, ठीक है, कई बार आपको ये नाम नहीं मिलेगा, कई बार आपको ये नाम नहीं मिलेगा, ये मिल सकता है आपको चिंतामणि घोष, चिंतामणि, चिंतामणि घोष नाम मिल सकता है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको श्याम सुंदर दास नाम मिल सकता है, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास नाम मिल सकता है, या फिर आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो पहला जो देव सरस्वती पत्रिका कब आई थी, 1900 ईस्वी में आई थी, तो 1900 ईस्वी में कौन संपादक थे, तो चिंतामणि थे। इसके बाद 1901 से संपादन किया किसने, श्याम सुंदर दास ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला, कब से, 1903 ईस्वी से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला, और इन्होंने संपादन में खड़ी बोली हिंदी को बहुत ज्यादा महत्व दिया, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही एक कविता है जूही की कली, जूही की कली, तो इसको क्या किया था, इसको कहा था, एलिमिनेट कर दिया था कि भाई ये जो कविता है ये ये पत्रिका में छपने लायक नहीं है, और ये किसकी कविता थी, ये थी निराला की कविता, ठीक है, निराला की कविता थी, और निराला को इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हटा दिया था, बोले कि ये तो, इसमें तो रीति रात मतलब रीति संबंधी कुछ कुछ श्रृंगार के पद मिलते हैं, इसलिए हम इस कविता को रख ही नहीं सकते। रीति के सख्त विरोधी थे कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। विकल्प है आपके, निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन। आप लोगों को बताने हैं किसकी रचना है, ठीक है। तो संस्कृति के 4 अध्याय 1 2 3 4 5, आपको 5 सेकंड ही लगता है सोचने के लिए, आ रहा होता है तो आ जाता है। तो ये जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना, और इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी भी मिला था। क्या मिला था, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी किस पर, संस्कृति के 4 अध्याय पर। कब आई थी, 1956 में, ठीक है, 1956 में ये रचना प्रकाशित हुई थी, संस्कृति के 4 अध्याय। इसमें 4 अध्याय कौन कौन से हैं, 4 अध्याय, अध्याय कौन कौन से हैं। हमारे भारत में पहले कौन है, आर्य आए, ठीक है। इसके बाद कौन आए, द्रविड़ आए, ठीक है। इसके बाद कौन आए, मुगल आए, ठीक है, मुगल या मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम आए। इसके बाद कौन आए, चौथे, चौथे अंग्रेज आए। तो इन्हीं चारों पर आधारित ये 4 अध्याय, ठीक है। आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक। आगे है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय काव्यशास्त्र से है। देखिए काव्यशास्त्र की 2 धाराएं होती है, एक होता है भारतीय काव्यशास्त्र, एक होता है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ठीक है। तो हमारे पाठ्यक्रम में भारतीय काव्यशास्त्र लगा हुआ है, तो आपको भारतीय काव्यशास्त्र ही याद करना है, ठीक। तो इसमें है भारतीय काव्यशास्त्र में कौन है, ठीक है। तो लॉन्जाइनस, आपको नाम ही पता चल जा रहा होगा, लॉन्जाइनस, प्लेटो, इलियट, तो ये तो विदेशी नाम है। देशी नाम कौन सा है, भामह, ठीक है। भामह अलंकारवादी आचार्य थे, अलंकार संप्रदाय के आचार्य, अलंकार संप्रदाय के आचार्य थे, के आचार्य,
इनकी रचना थी काव्यालंकार। ठीक है, क्या रचना थी? काव्यालंकार। ठीक है, भामानी, भामानी का कौन सी रचना थी? अलंकार, काव्यालंकार। ठीक है, आगे हम और ये लॉन्जाइनस का कौन सा सिद्धांत है? उदात्त का सिद्धांत है लॉन्जाइनस का। ठीक है, प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है। टीएस इलियट का भाषा संबंधी सिद्धांत है, भाषा संबंधी सिद्धांत है इलियट का। ठीक है, तो अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जो, ठीक है, अगला प्रश्न है आत्मजयी किस विधा की रचना है? आत्मजयी किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक? आपको बताना है कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक, निम्नलिखित में से आत्मजयी किस विधा की रचना है? ठीक है, तो पहली बात ये देख लेते हैं कि रचना किसकी है, तो ये कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है, कुंवर नारायण की रचना है। आत्मजयी में नचिकेता संवाद है, नचिकेता, नचिकेता की कथा है। ठीक है, नचिकेता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि बचपन में आपने एक किताब चलती थी और उसका नाम था नैतिक शिक्षा। ठीक है, नैतिक शिक्षा में आता था नचिकेता का एक कहानी थी नचिकेता की। ठीक है, यदि आपने वो पढ़ी होगी तो उसी पर आधारित है कुंवर नारायण की नचिकेता पर आधारित आत्मजयी। ये खंड काव्य है। क्या है ये? खंड काव्य है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसमें हो गया? कविता, कविता से ये रचना ली गई है आत्मजयी। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये। ठीक है, रामसूर्य चतुर्वेदी ने इसकी अच्छी व्याख्या की है हिंदी साहित्य का स्वरूप एवं विकास नामक पुस्तक में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? तो मीरा, रहीम, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस कवि को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है? ठीक है, तो यदि इन विकल्पों में देखा जाए तो प्रेम का पीर कवि जायसी को ही कह सकते हैं, लेकिन मूलतः प्रेम का पीर घनानंद को कहा जाता है। ठीक है, घनानंद को कहा जाता है। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो मलिक मोहम्मद जायसी सही विकल्प होगा। आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस भूमिका के रूप में विकसित हुआ? ये जब हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि ये प्रश्न आ सकता है और देखिए 2021 में पूछा गया है। तो पहला विकल्प है चिंतामणि हिंदी काव्य धारा, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प है हिंदी शब्द सागर और चौथा विकल्प है हिंदी का क्रमिक विकास। तो आप लोगों को बताना है कि किस रूप में, किसकी भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। तो आप लोग याद रहेगा ये। चिंतामणि भी शुक्ल जी की रचना ही है, 1939 में आई थी। ठीक है, आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। चिंतामणि निबंध संग्रह है शुक्ल जी के, जिसमें कविता क्या है भी निबंध संकलित है। अगला प्रश्न है कि झूठा सच, ठीक है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो यशपाल, भीष्मशाहिनी, चतुरसेन शास्त्री या कृष्णा सोबती। और ये भी हम जब आप लोग को पढ़ा रहे थे, क्लास ले रहे थे उसमें कोर्स में, तो उसमें हमने बताया था कि झूठा सच कितने भागों में कब प्रकाशित हुआ, कौन इसके रचनाकार है? तो झूठा सच के रचनाकार है यशपाल। ठीक है, यशपाल ये एक सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता पर आधारित उपन्यास है। और क्या है? देश विभाजन पर आधारित, देश विभाजन पर आधारित है। ये 1940, फिर दूसरा भाग 1940 में आया। इसके कितने? दो भाग थे, दो भाग। दो भाग कौन कौन से थे? दो भाग। पहला भाग था वो था वतन और देश। जो दूसरा भाग था वो कौन सा था? दूसरा भाग था वो था देश का भविष्य। आप लोग याद रहेगा, देश का भविष्य। ठीक है, वतन और देश, देश का भविष्य, झूठा सच, इनका जो यशपाल का उपन्यास था झूठा सच। ठीक है, आगे हम बातचीत कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसका क्या नहीं है, उपन्यास नहीं है, कहानी नहीं है। यहाँ पर भी पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कौन सी कहानी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं इस प्रश्न को। कफन, ठाकुर का कुआं, ईदगाह और उसने कहा था। तो आप तुरंत पकड़ लिए होंगे कि उसने कहा था जो कहानी है वो किसकी है? चंद्रप्रसाद शर्मा, शर्मा गुलेरी जी की है। किसकी है? हो, ये गुलेरी जी की कहानी है। किसकी है? गुलेरी जी की कहानी थी 1915
1915 में आई थी। ठीक है, तो बाकी सारी कहानियां ये 1936 में आई थी आपकी कहानी, सबसे लास्ट कहानी यही मानी जाती है, ये 33 में आई थी। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है। चंद्रगुप्त नाटक विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के तौर पर लगाया गया है, इसलिए इससे प्रश्न बनते हैं, इसके पात्र कौन कौन से हैं, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश और मैथिली शरण गुप्त। आप लोगों को बताना है कौन इसके लेखक है। ठीक है, तो आप लोग अब तक पकड़ गए होंगे कि जयशंकर प्रसाद के नाटक है, जयशंकर प्रसाद के नाटक है, और कौन से चंद्रगुप्त के साथ साथ स्कंदगुप्त इनका नाटक है, स्कंदगुप्त है, और ध्रुव स्वामी, ध्रुव स्वामी, ध्रुव स्वामी अंतिम नाटक है जो कि 1933 में आया था आपका। ठीक है, इसके बाद का कामना है, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, तो बहुत सारे इनके नाटक हैं, तो आप लोग इनके साथ के नाटकों को जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, मोहन राकेश के जो नाटक है वो कौन सा है, आधे अधूरे, आधे अधूरे। ठीक है, जो कि ज्यादातर पूछा गया है, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र तो प्रमुख नाटककार थे ही, और इनके प्रमुख इनके देखिए आप लोग दो नाटक पढ़ लीजिएगा, मतलब दो क्या, अनुवादित नाटक, ठीक है, और एक मौलिक नाटक। ठीक है, कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, मुख्यतः इनका भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, ठीक है, और अंधेर नगरी, अंधेर नगरी। आपको दो नाटक इनके जरूर याद होने चाहिए, कौन से, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस रचनाकार की कहानियां मानसरोवर के नाम से प्रचलित है। देखिए हम यहाँ पर इतने सारे प्रश्न एक प्रश्न के माध्यम से बता रहे हैं, इसका सीधा सीधा आशय यही है कि आपसे इस प्रकार के प्रश्न यदि किसी भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो आप लोग उनके उत्तर आसानी से दे सके, बिल्कुल बिना स्ट्रेस लेते हुए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए कि आपका इसका आंसर क्या होगा। मानसरोवर के नाम से प्रचलित है कौन सी, किस कहानीकार की कहानियां हैं, वो है यशपाल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र और जैनेन्द्र। तो आप जहां पे भी किताब लेने जाते हैं तो वहां पर एक प्रेमचंद्र के नाम से एक अलग सा कॉर्नर ही बना रहता है। मानसरोवर प्रेमचंद की कहानियां हैं जिसमें 300 से ज्यादा कहानियां इनकी प्रचलित है, 300 से ज्यादा कहानियां, इनकी कहानियां संकलित है मानसरोवर में। ठीक है, आगे हम लोग बातचीत करते हैं, रस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया। रस सिद्धांत का प्रतिपादक, ठीक है, हमने बताया था कि भारतीय काव्यशास्त्र हमारे पाठ्यक्रम में है, भारतीय काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र। तो भारतीय काव्यशास्त्र जो हमारे पाठ्यक्रम में है, तो वाजिब सी बात है कि प्रश्न बनना चाहिए। तो पहला विकल्प है भरत मुनि, दंडी, वामन या भामह। तो भामह तो अभी हम आपको बताए थे, भामह कौन से थे, अलंकारवादी आचार्य थे भाई, तो ये तो चले गए यहीं से, अलंकारवादी थे। ठीक है, तो ये तो इस रेस से ही बाहर हो गए। बाकी बचे कौन, रस सिद्धांत के प्रतिपादक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि दूसरी 2वीं सदी के थे। ठीक है, भरत मुनि, इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। क्या ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र। ठीक है, और उन्होंने रस रस सिद्धांत की व्याख्या की है, रस सिद्धांत के आचार्य हुए हैं। दंडी और वामन दोनों ही अलंकारवादी आचार्य हैं। कौन है, दोनों ही अलंकारवादी आचार्य हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना है कि भरत मुनि जो है वो रस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और नाट्यशास्त्र के ज्ञाता है। बाकी जो दंडी हुए, वामन हुए और भामह, तीनों ही अलंकारवादी आचार्य हुए। अगला प्रश्न है बिल्लेश्वर बकरीहा। ठीक है, बिल्लेश्वर बकरीहा, ये बीएचयू में बहुत बार जिक्र होता है बिल्लेश्वर बकरीहा का। ठीक है, किस लेखक की रचना है, तो आपको बताना है सुमित पंत, निराला, महादेव वर्मा या प्रेमचंद्र। तो बिल्लेश्वर बकरीहा किस लेखक की रचना है, आपको बताना है। उपन्यास है ये, यदि पूछे किस विधा का है तो उपन्यास विधा का है, पंत की नहीं है। ठीक है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, उपन्यास है ये, बिल्लेश्वर बकरीहा। ठीक है, आप लोग को जरूर
आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि बीएचयू में है तो पाठ्यक्रम में लगा है तो आपको पढ़ना ही होगा। और बीएचयू का पाठ्यक्रम ऐसा है, या जेएनयू का हो या बीएचयू का पाठ्यक्रम, आप बिना पढ़े सेमेस्टर भी परीक्षा पास नहीं कर सकते। ये बात आप तय मान लीजिए। यदि आप हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और आप लोग हिंदी साहित्य के प्रति आपकी रुचि है, तभी आप बीएचयू आइए, तभी आप जेएनयू जाइए। क्योंकि यहाँ पर आप सोचे कि आप बीएचयू या जेएनयू जैसे संस्थानों में रहकर और आप यूपीएससी से तैयारी करें, तो आप नहीं आइए, आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर रहकर आप यूपीएससी की तैयारी करना भी चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको क्लासेस यहाँ रेगुलर जाना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और आने वाली श्रृंखला में ये सीरीज चलती रहेगी प्रीवियस ईयर पेपर की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।